बीवी जब हम अंदर गए हैं फ़ौरन, मेरी बीवी इस हालत में पड़ी थी कि मैं बयानात नहीं कर सकता हूँ कि ऐसी हालत में पड़ी कि जो मेरे साथ उसने लेटना था, जो मामलात होने थे, वो उस गैर मर्द के साथ हो रहे हैं। ये मेरे बेटा जो है वो जाग रहा है, सोया नहीं है, 6 साल का, बेटी जाग रही है, साल की है। उनके सामने ये ऐसी फाश काम कर रही है। तुम्हारा तो डीएनए होगा, मेडिकल होगा, बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा, इधर बर्बाद होगी। इससे ज़्यादा मेरी तो क्या बर्बाद होनी थी, जो इस ज़ना कर रही थी, बदकारी हो रही थी। सर कैफियत ये थी कि ऐसे लग रहा था ज़मीन और आसमान एक होने लगा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं एबी सोशल दुनिया। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है कि एक शख्स अदालत के हाथे से छलांग लगाने की कोशिश करता है और वाक़या उसमें क्या था कि उसकी वाइफ ने इनकार कर दिया उनके साथ जाने से। जिस शख्स ने हाथे अदालत से छलांग लगाने की कोशिश की, ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या मामला था, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि इन्होंने अपनी जान लेने की ठान ली। हाथा अदालत से कुछ लोगों ने इनको बचाया और इनकी जान बचाई। इनसे पूछते हैं और मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले सर। सर क्या नाम है आपका? सर अब्दुल-रहमान। अच्छा रहमान साहब, मुझे ये आप बताएं कि क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपने छलांग लगाने की सोच ली, अपनी जान लेने की सोच? क्या ऐसा मामला क्या था, क्या नौबत आ गई थी ऐसी? सर मेरी वाइफ है, उसका नाम सबा है, ठीक है ना। उसमें एक मेरी बेटी है, उस आमना रहमान, एक बेटा है बिलाल अली। हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, कोई मसला नहीं था। हमारा एक रिलेशन ऐसा था कि हम एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे। हम एक शादीशुदा यानी कि बेगम के मियाँ के नाते नहीं रहते, कि दोस्त के नाते रहते थे। हम हर बात शेयर करते थे, ठीक है ना। वो मुझसे करती थी, मैं उससे करता था, ठीक है। यानी कि हमारे दरमियान में कोई बात छुपी नहीं रहती थी। मेरी वाइफ के साथ किसी का रिलेशन था, मुझे नहीं पता था। मैं नालाखुर से लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है ना। मेरा कारोबार इधर है, मैं वुड का काम करता हूँ। मेरी वाइफ की एक दोस्त बन गई इधर, मलकानी उसे कहते हैं, मुझे नाम का नहीं पता। मैं भी रेंट पे रहता, वो भी रेंट पे रह रही थी। मेरी वाइफ जो कपड़े का सिलाई का काम करती थी, वो सिलाई करवाने आती थी कपड़े। उसने मेरी वाइफ को, जो वो 2 नंबर औरत थी, एक सईद नाम का एक आदमी है, उसकी ये मलकानी के साथ फेर था। अब जो सही था, उसका एक दोस्त था ज़हीर नाम उसका नाम था। अब मेरी वाइफ जो खूबसूरत थी, अब बात यह है कि ज़हीर ने मेरी वाइफ को देख लिया। ये सामने इसका क्वार्टर होता था इनका, और इसने 20,000 रुपया दिया। 20,000 रुपया ज़हीर ने उस औरत को कि इस लड़की से मेरी बात करा। ये मेरी वाइफ ने जब थाने लेकर आए हैं, फिर उसने मुझे बताया सारा वकूआ। अब मैं यहाँ से फिर वापस चला गया। मेरे वाले साहब ज़ईफ़ थे, वो कहते मैंने इधर नहीं रहना। मैं वापस चला गया अपने गाँव में। वहाँ पे जो मेरी वाइफ की बात हो रही थी, इससे मुझे नहीं पता मेरी बात हो रही इसी की नहीं हो रही। मेरी वाइफ ये मेरे घर भी जाता रहा है उधर रनाला खुर्द में। मेरी वाइफ ने बताया कि मैंने आपसे अंगूठे भी लगवाए हैं, नशे की गोलियाँ देती रही, ये जाता भी रहा है, मुझे फ़ोन भी इसने दिया है। अच्छा, ये आपकी वाइफ ने आपको दौरान तफ्तीश बताया है? जी, ये पहले आपको इन बातों का इल्म पहले नहीं तो था? मुझे पता नहीं था। जब पकड़ के लेकर आया ना ये वकूआ, तो फिर उसने मुझे रात को बताया भी असल मामला ये है। ज़ाहिर उसका मियाँ था, फिर उसने मुझसे सारी बात बता दी, गलती होगी मुझसे, मुझे माफ़ कर दो। अब बात यह है कि मैं मरी में था, मुझे फ़ोन कर रही है 25 तारीख को कि शादी आ गई, हमने कपड़े लेने हैं, तो आज़म मार्केट जाना है। उसका प्लान था, मुझे नहीं पता था। अब मैं 25 तारीख को 26 को वापस आ गया हूँ। 28 को हम आए इधर लाहौर में। कहती कि हमने जाना है मोटरवे पे। मैंने मोटरवे पहले देखी नहीं है। मैंने कहा अजीब औरत तो तू भी। मैं मोटरवे पे गाड़ी ले आया हूँ, मेरे पास वैगन गाड़ी थी। अब जब आए हूँ लारी अड्डा के थोड़ा सा पीछे थे, तो कहती मुझे यहाँ पे उतार दे। मैं पागल हूँ, यहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे तू बैठेगी? कहती नहीं, मुझे यहाँ पे उतार। उसका प्लान था पहले। अब जिद कर रही थी, मैंने कहा चलो ठीक उतरो। मैंने गाड़ी साइड पे खड़ी कर दी, उसको रोड क्रॉस कराया। मैं पार्क के साथ जंगला, वहाँ पे छोटा सा पौधा था, वहाँ बैठा कर मैं चला गया। कहती खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। ताकि वो कहती थी कि इसका वाया थोड़ा सा हो जाए, ताकि इसकी थोड़ी लैदगी हो, तो फिर वो जा सके। मैं वहाँ पे चला गया खाना लेने। 25-30 मिनट लगे हैं, मैं खाना लेकर वापस आया हूँ। तो गाड़ी स्लो चला रहा था, एक देख रहा हूँ गाड़ी एक सामने वाइट गाड़ी खड़ी है, उसमें बच्चे बैठ रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे बैठे हैं किसके बैठ रहे हैं। मैं फ़ोन आ गया, कॉल सुन रहा था, गाड़ी स्लो चला रहा। वहाँ पे गया हूँ, देखा ना मेरे बच्चे ना मेरी बीवी। परेशान हो गया, ये क्या मामला हुआ। अब बात यह है कि मैंने फिर अपने ससुराल को कॉल की कि ये मामला बना है। उसने ये कहा भी आपने अच्छा नहीं किया, क्यों लाहौर लेकर गए, हालात बहुत ख़राब हैं, चलो देखो यहाँ पे होंगे, आगे पीछे देखें। फिर मेरा एक वकील दोस्त है मेरा, उसका मैंने वुड का काम किया मैंने। वो मेरी बड़ी फेवर उसने की है माशाल्लाह इस केस में। ना मुझसे उसने पैसे लिए ना कुछ, लेकिन मेरे साथ अच्छा तामुल उसने किया है। जो बनता था इंसानी तरीके वो उसने मेरे साथ किया। अब मैं उसको फ़ोन किया, वो वहाँ पे गए हैं, फिर हमने दरख्वास्त लिखी है, फिर हम वहाँ पे थाने गए हैं।
थाने वालों ने मौका देखा, आखिर फिर डिप्टी साहब आए हैं, उन्होंने पर्चे को ऑर्डर दे दिया कि वकूआ हुआ है। 10 बजे पर्चे की FIR की नकल मुझे मिली है। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि आपका झगड़ा किसी के साथ या कुछ शक, मैंने कहा मेरे पे किसी के शक नहीं है, किसी का झगड़ा नहीं है, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है। फिर उन्होंने कहा आपके पास, आपकी वाइफ के पास मोबाइल है? मैं नहीं, उसके पास फ़ोन नहीं। वो कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मेरे घर में एक फ़ोन होता है जो घर वही फ़ोन यूज़ करती थी, उसका मैंने नंबर दिया, उसमें नंबर ट्रेस हुए हैं कुछ 2 माह पीछे के नंबर पे मैसेज, कॉलें, एक घंटा बात हो रही है, मैसेज हो रहे हैं। फिर वो उसने, क्योंकि आपके तो इल्म में नहीं था कि आपके इल्म में तो ये था कि आपकी वाइफ के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन आपकी वाइफ आपको आपके घर के किसी नंबर से रब्ता करती रही है उनको, ये तफ्तीश में ये अब बात यह है कि उस नंबर को ट्रेस किया 0308 वाला जो ज़हीर का नंबर था। अब उसने नंबर एक और उसके एक सिम निकली है, वो मुझे मेरी वाइफ के पास चल रही थी, वो ज़हीर के नाम सिम निकली है जो आपकी वाइफ के पास चल रही है, ये फ़ोन देख रहा है जो चुप के रखा हुआ था। हाँ। अब 28 को आखिरी कॉल कर रहा है एक बंदे को कि अबरार शहर को कि मैं आज नहीं आना, मेरी फैमिली आ गई है, तो मेरा नंबर, फ़ोन मेरा ख़राब हो गया है, तो मैं किसी के मोबाइल में सिम डाल के बात कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ोन बंद है, तो मैं नहीं आ सकता। अब बात है पुलिस वाले ने वो नंबर आखिरी ट्रेस किया, अभी इसकी ये आखिरी नंबर किस पे बात हुई इसकी, उस बंदे को पकड़ा, उस बंदे को फिर उसने फैक्ट्री दिखाई हमें, फिर वहाँ फैक्ट्री को मैनेजर को बताया, मैनेजर ने कहा वो अपनी फैमिली लेकर आया है मेरे क्वार्टर में। थानेदार ने बोला जो उसकी फैमिली नहीं है, इस आदमी की बीवी है, वो अगवा हुई है, 2 बच्चे, कहता 2 बच्चे उसके साथ है। उसको फिर हमने साथ लिया, वहाँ पे गए, खिड़की पे, वहाँ पे खिड़की थे, उसने कहा ज़हीर दरवाज़ा खोलो कि मैं आया हूँ, ठीक है ना, उसने दरवाज़ा खोला है। अब बात यह है कि मेरी बीवी, जब हम अंदर गए फ़ौरन, मेरी बीवी इस हालत में पड़ी थी कि मैं बयानात नहीं कर सकता हूँ, कि ऐसी हालत में पड़ी कि जो मेरे साथ उसने लेटना था, जो मामलात होने थे, वो उस गैर मर्द के साथ हो रहे हैं। फिर बाद में ये देखा, यानी कि जब आप दरवाज़ा तोड़कर जैसे अंदर गए हैं तो आपकी वाइफ उसके साथ बरना हालत में लेटी हुई थी। दरवाज़ा तोड़ा नहीं हमने, दरवाज़ा ज़हीर ने खोला आकर, सीढ़ी हम ऊपर गए, देखा तो मेरी वाइफ बेड पे है, मेरे बेटा जो है वो जाग रहा है, सोया नहीं है, 6 साल का, बेटी जाग रही है, साल की है, उनके सामने ये ऐसी फाश काम कर रही है, ठीक है ना। और तब आपकी क्या कैफियत थी जब आपने अपने जीवन साथी को, जिसके साथ आपने जीने मरने की कसम खाई थी, यानी कि आप उनके लिए सारी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, काम कर रहे थे, तब आपकी क्या कैफियत थी? सर कैफियत ये थी कि ऐसे लग रहा था ज़मीन और आसमान एक होने लगा है, इस हालत में आ गया था। लेकिन मैं क्या करता उस वक्त, मैंने फिर अपने बच्चे को देखा, मैं मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये औरत क्या कर रही है। फिर उसने कपड़े पहने हैं, कपड़े पहन कर उस नीचे लेकर आए हैं, नीचे लेकर आए हैं, तो मेरे बेटे ने, मुझे गाड़ी में बैठे हैं, बेटे ने कहा, मैं बेटा तुम्हें मेरी याद नहीं आती? कहता पापा याद आती थी, मैं नमाज़ पढ़ने जाते थे, कहते पापा यहाँ पे मामा बाहर निकलने देती थी, दुकान पे भेजती थी बार बार भी आप जाएं चीज़ें लेकर आएँ, तो मामा बार बार इसके साथ गंदे काम कर रही थी, ठीक है ना। तो मैंने देखा, तो मैंने रोना शुरू हो गया। मैंने कहा क्योंकि औलाद तो वो आपकी थी, खून तो आपका था, क्योंकि आपको जो उनका एहसास था वो उस ज़हीर को तो नहीं हो सकता। हाँ जी बिल्कुल, ज़हीर नामी शख्स है ना वो। सर अगर मेरी बात सुने, जो एहसास होता तो वो औरत, वो मर्द अपनी हबस के लिए उसने मुझे गोलियां खिलाई, नशे की, इतना मामलात किया, उसको ज़रा तरस आता था। वो तो अपने नफ्स के पीछे पड़ा था, अपने जिस्म को ठंडा करने के लिए। और मेरी जो वाइफ है वो अपने मामला में, हराम में मज़ा होता है, आपको पता है, 4-5 दिन, चाहे महीना 2 महीने हो, लेकिन मज़ा तो होता है ना बहुत काफ़ी। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, मुझे आप ये बताएं कि अदालत के हाथे में से आपने छलांग लगाने की, ऐसी उस टाइम क्या मामलात हुए थे कि आपने छलांग लगाने की ठान ली? सर बात यह है कि छलांग लगाने की, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही थी। जो मेरी बीवी ने बयान उनके हक में दे दिए, तो मेरा जो जज साहब है उनके साथ ही भेज रहा है, निकाह मेरे में है, तो जज साहब कैसे भेज सकता है? उसको दारुल भेजता, मेरी सस के साथ भेजता, मेरे ससुराल मेरे साथ हैं, ठीक है, मेरे साथ भेज देता, या दारुल भेजता, वो मेरे निकाह में वो कैसे जा सकती है? जज साहब कैसे भेज सकता है? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी वाइफ को और उस शख्स को गिरफ़्तार किया, तो क्या आपके तफ्तीशी ने उनका DNA करवाया था? सर जब उनको पकड़ा है, लेकर गए हैं, मेरी वाइफ ने जब सुबह हुई है, बयान रिकॉर्ड कराए कि मैं गवाह हुई हूँ, मेरे सदना हुए हैं, और तफ्तीशी बार बार कह रहा था कि तू ऐसा ना कह, तू ये कह दे कि मैं अपने आप आई हूँ, अपने घर चली जा, तुम्हारा तो DNA होगा, मेडिकल होगा, बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा, इधर बर्बाद होगी। इससे ज़्यादा मेरी तो क्या बर्बाद होनी थी, जो इस जना कर रही थी, बदकारी हो रही थी। अब वो जब मेरे पास आई तो मेरी तरफ बयान देना शुरू होगी वो। अब जो था तफ्तीशी अनवर थानेदार, उसने मुझसे 30,000 रुपये लिया है,
ठीक है ना। रेट करने का 30,000 रुपये लिया कि पैसे बनते हैं भाई। गाड़ी भी मेरी अपनी थी, मेरी गाड़ी पे गए हैं वो, पेट्रोल मेरा था, खाना मैंने बकरे की रोटी के, मैं ज़िंदगी में मैं इतना बिजी हूँ, मैंने कभी आपने वो बकरे की रोटी खाता रहा यानी कि मटन के साथ। मेरे पास अभी मूवी मौजूद है, मैं वो भी इंशाल्लाह दिखाऊँगा जब मौका आएगा। बात यह है कि उसने मेरी बीवी को इतना थ्रेड किया, उसके साथ मिला हुआ था। और जब ये मामला हुए, फिर दूसरे कमरे में ले गए, वहाँ पे क्या बयान लिखे क्या नहीं। फिर अदालत में गए, अदालत में ये उसने लिखा, ये बयान किए कि मैं अगवा हुई हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है। और जज साहब ने कहा इसे दारुल भेज दो। जब दारुल चली गई, अगले दिन मुझे कॉल करी कि रहमान मुझे आकर ले जाओ। मैं परेशान हूँ, मैंने कहा तुम्हें कैसे ले जाऊँ दारुल में, सुबह इंशाल्लाह तरीके में आ जाऊँगा। सुबह गया हूँ तो मेरी वाइफ का लहजा ही चेंज था। वो रो रही थी, कहती कि मैं मजबूर हूँ, पता नहीं। उनके 20-25 बंदे आए हुए थे, मेरे साथ मेरी सास थी और मैं था। ये बताएं पहले कि 20-25 बंदे मंगवाने का क्या वजह है, ये बताएं। मुझे प्रेशरवाइज किया गया, मुझे बार बार मुंह पे हाथ पे रहे थे, छोड़ना नहीं तुम्हें। बार बार मेरी बीवी उनको देख रही थी, पता नहीं उसने मेरी बीवी को क्या कहा क्या नहीं। अच्छा रहमान भाई, आप ज़िंदगी में कभी आपसे कोई ऐसी गलती हुई हो, या आपने अपने बच्चों की या अपनी वाइफ की ज़रूरियात ना पूरी की हो, कभी आप यानी अब आप वो सोच रहे हो कि कोई कमी रह गई हो आपकी परवरिश में या आपकी खिदमत गुजारी में? सर बात है, मैं वुड का काम करता हूँ, मेरा माशाल्लाह काम बड़ा लेटेस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें पैसा ही पैसा है। मेरे पास गाड़ी अपनी है, ठीक है ना। घर का मेरा मसला चल रहा है, वो तो मैं मानता हूँ कि मेरे घर का फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है खाने पीने में? ये ठीक है। मेरी वाइफ को, मेरे जो जिस मोहल्ले में रहा हूँ उससे पूछ लो कि मेरे घर फ्रूट कितना आता था। लोग मिसाल देते हैं कि ये रहमान इतना फ्रूट लेकर आता था, कभी हमारा इतना कारोबार है, हम ऐसा नहीं करते। मेरे घर में जुमे के दिन 8-9 किलो गोश्त आता है, ठीक है ना। हम जो 8-7 दिन यूज़ करते हैं। अच्छा रहमान साहब, मुझे आप आखिर में बताएं कि अब आपका केस की क्या नौयत है? क्या आपकी वाइफ आपके साथ जाने को तैयार है? क्योंकि अब तो वो वहाँ चली गई, आपका केस चल रहा है। आपकी वाइफ अगर आपके पास आती है तो आप उसको रखने को तैयार है? सर केस कहाँ चल रहा है, केस तो ख़त्म हो गया। जज साहब ने मुझे रिटर्न लिखा दिया कि लिख दें आप कि आप केस की पैरवाई नहीं करना चाहते। तो मैंने लिख दिया, मेरी वाइफ है, मैं इसको साथ ले जाना चाहता हूँ, मैंने कौन से पर्चे वगैरह पैरवाई करनी है। तो जब ये मामला हुआ तो जज साहब ने कहा ये तो लड़के की खाला के साथ जाएगी। अब लड़के की खाला जो है, लड़का वो एक है, एक घर में रह रहे हैं, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, खूनी रिश्ता नहीं है, वो कैसे बेचता था जाए। अब उसके साथ चलेगी, जना फिर जना हो रहा है, ठीक है, जना पे जना हो रहा है। और मेरे हक में है, मैं उसके साथ शादी की है, निकाह में है, जना उसके साथ हो रहा है जाकर। बात यह है कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ, केस तो मेरा ख़त्म जज साहब ने कर दिया है। अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरा केस ओपन किया जाए। मेरी ये वज़ीर दरख्वास्त है, इमरान साहब से दरख्वास्त है कि मेरा केस ओपन किया जाए और मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को और उस दोनों आदमी को और इस औरत को बरामद करके दोबारा मेरी वाइफ का मेडिकल हो, DNA हो और उनको सज़ा उसको भी मिले, उसको भी मिले, ताकि ये अकेला उस लड़के का कसूर नहीं है, मेरी वाइफ का भी कसूर है, ठीक है ना। उसकी रजामंदगी से सारा काम हुआ है, उसके प्लान के साथ सारा काम हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन, आपने रहमान साहब की कहानी सुनी है कि उनकी वाइफ ने उनके साथ बेवफाई की, जो उनको बर्दाश्त ना हो सकी, उनकी गैरत बर्दाश्त ना कर सकी और उन्होंने हाथे अदालत से छलांग लगाने की कोशिश की। उस माँ को भी ख्याल करना चाहिए था कि उसके बच्चे थे, उसके जिगर के टुकड़े थे, उनको कम से कम उनके साथ ज़्यादती ना करती। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।